हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा इंस्टीट्यूट नोट्स पर। मैं रितेश यादव। आज हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला, जिससे आपका प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है। फिलहाल हम सीटेट को सामने देखते हुए, सीटेट एग्ज़ाम आपका सामने पड़ा है, तो इसी को हम देखते हुए इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो हिंदी जो आपका ग्रामर है बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोट्स जो है ये पेड है, मैं आपको फ्री में क्लास करवा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। आप हमारे साथ जुड़े हैं इसलिए। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और उनकी हेल्प हो पाए। पहला चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला आज देखते हैं। इसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, आप पहले ही देख लें। इसमें हम पढ़ाएंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के बारे में बताएंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताएंगे। इसके बाद वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में अगर परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, उन प्रश्नों को भी करेंगे आने वाले दिनों में। तो इन सारे टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें। और उम्मीद करते हैं आपको समझ भी बहुत अच्छे से आएगा। अगर आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारी ई बुक बाई भी कर सकते हैं। 99 रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम हिंदी वर्णमाला में, हिंदी भाषा में प्रयुक्त सभी ध्वनियों को शामिल किया गया है। तो वर्णमाला की जो परिभाषा है पहले उसको देखिए आप। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण या अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। इसमें से आपके 39 आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे, 11 स्वर हो जाएंगे और 2 अयोगवा, जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, अंग और आ। इस तरीके से आपके 52 वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णमाला की हम परिभाषा की बात करें तो वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं, तो 52 है। टोटल वर्ण कितने हैं, 52 हैं, या अक्षर कितने हैं, 52 हैं। स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, अर्थात जो बिना किसी की सहायता लिए बोले जाते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। और इसमें देखेंगे 2 आपके अयोगवा हो जाएंगे, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, आइए देखते हैं। नोट्स में यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कर दिया, आपको बता दिया है। अनुस्वार क्या होता है, अंग होता है। विसर्ग क्या होता है, अ होता है। इसे हम अयोगवा कहते हैं। ठीक है, चलिए। व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाएं या बोले जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिनका उच्चारण स्वरों के बिना संभव ही नहीं है, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला में व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, स्वर व्यंजन अयोगवा ये सभी आ जाएंगे। तो व्यंजन हमने बताया आपसे कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात जिनका हम उच्चारण स्वरों की सहायता लिए बिना नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अगर व्यंजनों की बात करें तो आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। ठीक है, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, याद रखेंगे। अब नोट में यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि स्वरों की संख्या कितनी है, 39 है। ठीक है, 39, 39 हमने बताया आपसे कि 39 स्वर होते हैं। कैसे बताया, सबको जोड़ करके कि इसमें स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे, ऊष्म, अंतस्थ,
संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, ठीक है, ये सभी मिला करके 39 होते हैं। लेकिन अगर परंपरागत रूप से हम देखें तो स्वर व्यंजन कितने होते हैं? 33 यानी कि 33 होते हैं, ठीक है। परंपरागत रूप से कितने होते हैं? 33 होते हैं। इनमें संयुक्त और द्विगुण व्यंजन को हम छोड़ देते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन ये जो है किसी न किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब उनको जोड़ करके बोला जाता है। जैसे संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा है आगे हम बताते हैं, एक एक करके समझेंगे जब संयुक्त व्यंजन वाला आएगा, अभी विस्तार से देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 5, जिनके बारे में मैंने पहले भी बताया। स्पर्श व्यंजन पहला है क से म तक। इसके बाद आपका आता है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन आता है, फिर संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं और किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूती है, यानी हमारी जो जिह्वा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वो मुख के किसी भाग को टच करती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो क से म तक होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, ठीक है। तो कितने? 25 हो जाते हैं टोटल संख्या इनकी देखें तो 25 हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। चलिए अब अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं या कौन कौन से होते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है, ये ऐसे व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है। इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं, जैसे य र ल व हैं, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं इस वजह से क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों दोनों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके स्पर्श व्यंजन। कौन कौन से? संख्या इनकी 4 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। य र ल व, ये 4 हो गए, आप नोट बना लेंगे। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को क्या करती है? रगड़ती है, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा क्या होती है? गर्म हवा निकलती है, यानी कि रगड़ होता है, गर्माहट आप समझ सकते हैं, तो उसे हम ऊष्मा, जहाँ से ऊष्मा प्रदान हो, ठीक है, ऊष्मा मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तालव्य श, मूर्धन्य श और श ह, ठीक है। ये तीनों आपके स हो गए और ह हो गया। ये 4 कितने कौन कौन से हैं? श, श, स, ह, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अंतस्थ की संख्या कितनी होती है? 4। स्पर्श की संख्या कितनी होती है? 25, ठीक है। देखते चलेंगे आप। इसके बाद बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो जब हम देखिए परंपरागत रूप से, एक पॉइंट मैं बोलूँगा यहाँ पे, जब परंपरागत रूप से हम बता रहे थे आपको कि व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, तो उसमें हमने छोड़ा था संयुक्त व्यंजन को। क्यों छोड़ा था? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो छत्री छ है ये बना है क और श से मिल करके बना है, और दोनों को हम व्यंजन में काउंट कर ही रहे हैं, इस वजह से इन्हें हम उस व्यंजन में दोबारा से काउंट नहीं करते हैं। तो परंपरागत रूप से ये 4 आपके निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 39 माइनस जब 4 करेंगे आप तो आपका आएगा 37, ठीक है, 37 आएगा। इसके बाद आपको निकाल देना है उसमें से द्विगुण व्यंजन, जो बिंदु वाले आपके ये ढ और ये ड़ होते हैं ऐसे वाले, ठीक है, उनको निकाल देते हैं। 2 और माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ से। तो 39 में से यहाँ करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 35 होगा, 35 में से 2 और माइनस करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इतने हो जाएंगे, 33 व्यंजन हो जाएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 व्यंजनों से मिलकर या जोड़कर बनाए गए हों उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी? तो ये छ, त्र, ज्ञ और श्र। ध्यान देंगे, इससे प्रश्न पूछा गया है, देखिए
क और श इनका क्रम होता है। क के बाद हम क्षत्रिय छ को यहाँ पे रखते हैं, फिर इसके बाद ख आता है हमारा, ठीक है, याद रखना, फिर ग आता है, इस तरीके से आता है। इसी प्रकार त के बाद हम त्र को रखते हैं, क्योंकि ये त र से मिल करके बना है, तो त के बाद त्र आता है, फिर आगे के व्यंजन आते हैं। इसी प्रकार जो ज्ञ है ना, ये ज और य से बना है, तो यहाँ पे रखेंगे ज के बाद, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे। अब ज के बाद इसको रखेंगे, ज्ञ को रखेंगे, इसके बाद आगे वर्ण रखेंगे जो आते हैं, और श्र, इसी प्रकार से श्र है, श के बाद ही आता है, ठीक है। तो ये इनका क्रम भी मैंने यहाँ पे बता दिया। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अब बात करते हैं द्विगुण व्यंजन की, यानी किसे कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि द्विगुण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ पहले मूर्धा पर छूती है, यहाँ पे छुट्टी हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे छूती है और उसके बाद झटके से नीचे आती है। पहले मूर्धा पे हमारी जीवा टच करती है इन व्यंजनों के उच्चारण, फिर तुरंत नीचे आती है झटके में, उन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, या इन्हें हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। ड़ और ढ ये बिंदु वाले होते हैं, ठीक है। इनका क्रम भी वहीं पे होता है, इनका क्रम भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसका क्रम आएगा, देखना, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बना दिया है ताकि इसके बाद आपको समझ में आए। जब आप नोट्स बनाएं, इस ग्राफ को आप बना लेंगे तो आपका अल्प प्राण, महाप्राण ये रटने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। मैं आपको सिखा भी दूंगा आगे कैसे आपको तैयार करना है, एक ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं घबराएं। चलिए, द्विगुण हो गया आपका। अब उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, उत्पत्ति के आधार पे स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मूल स्वर, मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर। तो जो मूल स्वर होते हैं वो अ, ई, उ और री, ये आपके हो गए मूल स्वर, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके मूल दीर्घ। इन्हीं का जो दीर्घ रूप होता है उसे हम मूल दीर्घ अथवा गुरु स्वर भी कहते हैं, या सजातीय स्वर भी कहते हैं इन्हें। अगला है संयुक्त स्वर। ये स्वर जो किसी न किसी से मिलकर बने होते हैं, जैसे अ और ई के योग से बना है ए, ठीक है। तो ए हो गया, इसी प्रकार ये भी बना, ए भी बना है, ओ भी बना है, ओ बना है आपका, अ ऊ से बना है, ठीक है। अब बड़ा ऊ आ जाएगा, अ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप समझें कि इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर, यानी कि जो 2 स्वरों से मिल करके बना है, इसे हम गुरु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। और दीर्घ स्वर कहते हैं, संधि स्वर भी कहते हैं, ये याद रखेंगे आप। यहाँ पे अगला है उच्चारण काल के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं उच्चारण काल के आधार पे। इसमें पहला है रस स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हम लघु स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अ, ई, उ, री सेम है आपका जो पहले मैंने बताया था। अब आता है यहाँ पे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में कम समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी थोड़ा सा अधिक लग रहा है तो उससे बड़ा है तो क्या, ये 7 होते हैं संख्या में, आप देख लेंगे। आ हो गया, इसमें ई हो गया, उ, ए, ओ, अ, ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर जिसके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगते हैं, हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है। तो कांता प्रसाद के अनुसार अगर देखें तो संस्कृत का ये स्वर है जिसका उच्चारण खींच करके किया जाता है, अर्थात दीर्घ से अधिक समय लगता है इसके उच्चारण में। प्लुत स्वर के उच्चारण जैसे आपने लिखा ओम, तो आप देखेंगे ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है और इसका कम प्रयोग होता है, यानी किसी के नाम पे खींच करके बुलाना है, जैसे हमने बुलाया
आपका नाम है मोहन, तो हमने ऐसे बोला मोहन, ठीक है, मोहन, ऐसे हमने आपको बुलाया मोहन। तो मतलब खींच करके जब राधा, जैसे राधा को आप बुलाइए, ठीक है, तो इस प्रकार से आपने बुलाया राधा, ठीक है, मतलब थोड़ा समय लिया आपने, तो ये हो गया आपका प्लुत स्वर। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर ये होते हैं अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर इनका उच्चारण जो होता है वो जीभ के अगले भाग से होता है, इसलिए इन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ये अ, ई, री, ए, आय, इनका आप उच्चारण करके भी चाहें तो देख सकते हैं। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, शुद्ध उच्चारण करेंगे तो। अगला है मध्य स्वर। इनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग स्पर्श करता है, ठीक है, तो ये सिर्फ अ होता है। अगला है आपका पश्च स्वर, जो जीभ के पिछले हिस्से से जिनको हम उच्चारित करते हैं, पिछला हिस्सा जिनके उच्चारण में स्पर्श करे, जैसे आ, उ, ओ, औ, ये आ जाएंगे आपके पश्च स्वर में। अब बात करते हैं होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के प्रकार। तो होठों की स्थिति 2 प्रकार से होती है, एक वृत्तमुखी होती है, मतलब गोलाकार जिसे हम कहते हैं, एक अवृत्तमुखी जिसमें आधा गोला बनता है। तो अर्ध गोला में कौन कौन सा आता है आप देख लीजिए यहाँ पे। तो अवृत्तमुखी स्वर जो होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख यानी होठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है, यानी कि अर्ध गोलाकार भी होती है, उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये 7 होंगे संख्या में, अ, आ, ई, री, ए, ऐ, ठीक है। वृत्तमुखी की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख होठ की स्थिति यानी मुख या होठ की स्थिति गोलाकार होती है, उसे हम वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। वृत्तमुखी स्वर 4 प्रकार के होते हैं, उ, ओ, औ, ये होते हैं आपके वृत्तमुखी स्वर। अब वर्णों का वर्गीकरण अब देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे वर्णों का वर्गीकरण हम देखेंगे। तो वर्ण जो घोष तत्व के आधार पर देखें, 2 प्रकार के होते हैं, यानी अघोष और सघोष या घोष वर्ण जिन्हें हम कहते हैं। अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, उन्हें हम अघोष कहते हैं। हर वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं तीनों स जो होते हैं आपके अघोष में काउंट किए जाते हैं, अघोष। अभी इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, समझाऊंगा इसको कैसे करना है। अगला है घोष वर्ण, यानी जिसे हम सघोष कहते हैं, यानी पहला दूसरा आप याद कर लेना, ये अघोष है, ठीक है। पहला दूसरा वर्ण अघोष आता है, ठीक। चलिए, प्रत्येक वर्ग का, और इसके बाद तीनों स आ जाएंगे आपके, ये अघोष में आ जाएंगे। अब सघोष की बात करते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्र में क्या हो, कंपन हो, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आता है, और इसके साथ अंतस्थ आता है, ह आता है, और सभी स्वर। सभी स्वर क्या हैं, सघोष हैं, सभी स्वर सघोष। सघोष का अर्थ ही है कि सभी स्वर आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे यहाँ पे। चलिए, अगला है प्राण तत्व के आधार पर जो हमारे होते हैं वो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ये प्रथम वर्ग, तृतीय वर्ग, पंचम वर्ग तथा यरलव अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। इसकी ट्रिक है 1, 3, 5, यानी कि 1 पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे महाप्राण। तो महाप्राण जो होती हैं ध्वनियाँ, वो जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में अल्पप्राण की तुलना में अधिक समय लगता है, यानी अल्पप्राण से अधिक समय लगेगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण ध्वनियाँ कहेंगे। तो द्वितीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग जो छूट रहा है बीच में ना, चतुर्थ वर्ग और द्वितीय वर्ग,
क्योंकि 1 3 5 तो हमने कर लिया था, तो यहाँ पे आपका दूसरा और यहाँ पे चौथा छूट रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, दूसरा और चौथा। ठीक है, 24 उष्म मतलब 2 और 4 उष्म, इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा नोट आप देख लीजिए। विसर्ग क्या होता है? महाप्राण होता है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या आप खुद कमेंट करके हमसे पूछेंगे कि सर सभी स्वर तो आपने बता दिया, फिर अनुस्वार किस में आएंगे, विसर्ग किस में आएंगे? तो विसर्ग क्या होता है? महाप्राण होता है सभी स्वर, और अनुस्वार जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, अब आइए इसे चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं, जो चार्ट हमने ऊपर ही बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, हमने बताया कि अघोष, पहले हमने बताया अघोष और सघोष के बारे में। तो बताया आपका कि अघोष क्या होते हैं? 1 और 2। ठीक है, ये हो गया अघोष। सघोष क्या होते हैं? 1 2 में क्या आएंगे? ये देखिए, ये पूरा आ जाएंगे। ठीक है, तीनों स भी आ जाएंगे यहाँ पे, हमने बताया। ठीक है, तीनों स किस में आएंगे? अघोष में आ जाएंगे। तो इतना सारे ये अघोष हो गया आपका। ठीक है, अब सघोष की बात करते हैं, तो सघोष में आपकी ये आ जाएगी पूरी ग्राफ। ठीक है, इतना। अब अल्प प्राण की जब बात करेंगे हम, तो देखिए अल्प प्राण क्या होता है? अल्प प्राण आपका 1, इसके बाद ये दूसरा, इसके बाद ये तीसरा। ठीक है, मतलब 1 3 5, ये हो गया आपका अल्प प्राण। अब महाप्राण की बात करें तो आपका दूसरा में जितना आएगा और चौथा में जितना आएगा। ठीक है, ये हो गए। और मैंने अयोगवाह के बारे में बता ही दिया, अनुस्वार के बारे में बता ही दिया। ठीक है, अनुस्वार किस में आएगा आपका? मैंने बताया, आपको याद होना चाहिए, इतना जल्दी भूलना भी नहीं चाहिए। चलिए कमेंट करके आप लोग बताया करें, अच्छा लगेगा हमें भी। अब बात करते हैं हम अयोगवाह की। तो अयोगवाह जो होता है, परंपरा रूप से देखें अनुस्वार, इसमें अंग को हम अनुस्वार और विसर्ग को अ कहते हैं। इन्हें हम स्वरों के साथ रखते हैं, अक्सर आप देखेंगे, मतलब चार्ट में सेम ही आएंगे, बशर्ते अलग होते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ हम इनको काउंट भी करते हैं। ठीक है, मतलब स्वर हमारे 11 ही रहेंगे, लेकिन उसी क्रम में हम अंग और अ को भी साइड में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि उन्हीं की श्रेणी में ही आता है, मतलब उनके जैसा ही कुछ इनका व्यवहार होता है, तो इस भांति इसको हम रखते हैं। ठीक है, देखिए इनका उच्चारण व्यंजन की भांति होता है, इसलिए इन्हें उनके साथ रखते हैं। चूँकि इनमें स्वर तथा व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, इन्हें स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी, यानी कि अयोगवाह को हम स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी मानते हैं। ये पूछा भी जा सकता है। आगत ध्वनियाँ और नवनिर्मित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तो वे ध्वनियाँ जो उर्दू भाषा के शब्दों को उच्चारण प्रदान करती हैं। इनमें वर्णों के नीचे आप देखेंगे हलंत होता है, जैसे यहाँ पे आपका लिखा है ख्वाब, मान लीजिए ये ख्वाब लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु जैसा रहेगा, तो इस तरह से आपने देखा होगा कागज, कागज यहाँ पे, तो इस तरीके से बिंदी लगा रहता है, तो इन्हें हम आगत ध्वनियाँ बोलते हैं, क्योंकि ये उर्दू के जो शब्द होते हैं उनके उच्चारण में सहायता देते हैं। अगला है द्वित्व व्यंजन। क्या है? जब किसी शब्द में एक व्यंजन की आवृत्ति लगातार हो तो वहाँ पे द्वित्व व्यंजन होता है। जैसे उच्चारण, उच्चारण, इसको हमने कहा कि उच्चारण, यहाँ पे हमने जब इसको तोड़ा तो अब देखिए च वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे 2 बार लगातार हुई है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब आगत स्वर किसे कहते हैं? तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को सही उच्चारण देने के लिए आ, जैसे हम यहाँ पे आ की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर में डा होता है, डा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो इस तरीके की जो ध्वनियाँ होती हैं उन्हें हम आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, कारांत किसे कहते हैं? अब तो जब किसी शब्द का अंत स्वर से होता है तो वहाँ पे आने वाला स्वर उस शब्द का कारांत होता है। जैसे अब यहाँ पे हमने मोहन कहा, यहाँ पे अ आया लास्ट में, जैसे मोहन को हमने तोड़ा, जब ये मोहन है आपका,
इसको इसको आप तोड़ेंगे तो पहले म आएगा, हलंत लगाएंगे, फिर ओ आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ह आएगा, फिर हलंत लगाएंगे, फिर अ आएगा, इसके बाद फिर न आएगा, फिर हलंत, फिर प्लस आपका आएगा अ, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये अकारांत हो गया, इसी के नाम से होता है, ठीक है। अगर लास्ट में ई आता है, जैसे किसी का नाम हो गया, मान लीजिए हम यहाँ पे एक दो और एग्जांपल आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा नदी, नदी लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में आपका बड़ी ई आ रहा है, तो ये हो जाएगा ईकारांत, ठीक है। यहाँ पे ईकारांत हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा उधर, तो ईकारांत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार मैंने लिखा, लास्ट में आया, जैसे हमने लिखा कमला, कमला हमने लिखा। अब कमला में लास्ट में आपका आएगा आ, इसको तोड़ेंगे तो आ आएगा। अब आ का हो जाएगा आकारांत, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अच्छा, इनका उच्चारण आप देख लीजिए, ठीक है। स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण स्थान, तो जो वर्ण होते हैं, अ आ का उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ से, जिसे कंठ्य वर्ग कहते हैं। ई का उच्चारण होता है तालु से, जिसे तालव्य कहते हैं। उ का उच्चारण होठों से होता है, जिसे ओष्ठ कहते हैं। री का उच्चारण होता है मूर्धा से, जिसे मूर्धन्य कहते हैं। ए का उच्चारण कंठ और तालु दोनों से होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अ आपका हो गया यहाँ पे कंठ, और ई से मिल करके बना है इंठ, ई है जो आपका तालु है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं कंठ तालु, ठीक है, कंठ तालु, इसे हम इसलिए कंठ तालु कहते हैं, ठीक। चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा। कंठोस्थ इसी प्रकार से हो जाएगा, देखिए उ से और कंठ से, इन दोनों से मिलकर के बना है, इसलिए ओ और कंठोस्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अल्प प्राण महाप्राण हमने आपको पहले ही बता दिया, सगोश सगोश क्या होते हैं पहले ही बता दिया, ठीक है। इनका भी उच्चारण स्थान देखना चाहें तो क वर्ग जो होता है वो कंठ से होता है, च वर्ग जो होता है तालु से होता है, ट वर्ग जो होता है मूर्धा होता है, यानी ट, जीवा जो होती है पहले ऊपर टकराती है, फिर तुरंत नीचे आती है, तो ये हो गया आपका मूर्धा। दंत यानी त जो है, ये दंत त वाला जो वर्ग आता है ये दंत में आता है, ठीक है। ओष्ठ में प वर्ग, प, आप उच्चारण से पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने बात करी यहाँ पे तालव्य की, बात करें श जो होता है यहाँ पे तालव्य हो गया। मूर्धा, मूर्धन्य इसको कहते हैं। दंतमूल यानी कि सरल या सरल, सरल, अब याद रखेंगे। इसको वर्त भी कहते हैं, इसको मूर्धन्य कहते हैं, और इसको तालव्य कहते हैं। कंठ के भीतर से इसका उच्चारण ह जो होता है ना, इसे स्वर यंत्री कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण आप देखेंगे ना कंठ से होता है, ठीक है, उसके भीतर से होता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं। अब अगला है आपका वर्तनी, ठीक है। वर्तनी में क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वर्तनी किसे कहते हैं और वर्तनी संबंधित जो नियम है उसको हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, जितना अधिक से अधिक हो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और रेगुलर काम करता रहूं। धन्यवाद।